नमस्ते। इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेश जी। बात मॉर्निंग बुलेटिन में कुछ ऐसी खबरों की करेंगे जो देश से लेकर के विदेश तक खबरें जो है हलचल मचाए हुए थी। बात पहाड़ों की अगर हम करें तो पहाड़ों में भूकंप आजकल बहुत आ रहा है। पहाड़ के साथ साथ भी अगर देखें तो पठार में भी भूकंप आ रहा है। क्या भूकंप का कोई सीजन होता है? ये भी सवाल खड़ा होता है, क्योंकि इसी समय भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं जब ये ठंड से और गर्मी के बीच का जो एक जुड़ने का जो टाइम होता है, दोनों के जो एक ठंड जाने का और गर्मी आने के बीच के जो एक होता है टाइम, क्या इसी समय भूकंप आते हैं? इस रीजन को भी हम बताएंगे। बात गुड़गांव की करेंगे। गुड़गांव अब गुरुग्राम हो चुका है, लेकिन वहाँ पे एक ऐसा अस्पताल जो बहुत बड़ा अस्पताल माना जाता है, जहाँ पे राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री से लेकर के बड़े बड़े लोगों के, परिचित लोग से लेकर के सांसदों विधायकों के भी जो वहाँ पे इलाज होते हैं। और उस अस्पताल में एक नर्स के साथ आईसीयू में वो भी यौन उत्पीड़न का मामला सामने आता है। ये भी अपने आप में एक बहुत चौंकाने वाली खबर होगी। मुर्शिदाबाद में अगर देखें तो क्या बंगाल की जो हिंसा है, बॉर्डर कनेक्शन जो है, क्या आतंकियों की एंट्री से जोड़ा जा रहा है, या फिर यमुना की सफाई की अगर हम बात करें, उसी पर बीजेपी चुनाव दिल्ली की जीतती है। कितनी साफ़ हुई यमुना, इस तरीके से देखें अगर तो चंद रुपए के लिए एक बच्चे को बेच दिया जाता है, इसकी भी स्टोरी बताएंगे। और सबसे बड़ी दर्दनाक स्टोरी है कि अगर हल्का सा पैसे के लिए की आवश्यकता पड़ती है तो क्या कोई किसी का कत्ल कर सकता है? कुछ महीनों की शादी जो है उसमें परिवर्तन इतना बड़ा आता है कि आदमी रिश्ते को भी नहीं देखता है। कभी सास अपने दामाद को लेकर फरार हो जा रही है, कभी प्रेमिका अपने पति की हत्या कर दे रही है। आखिर देश में हो क्या रहा है? युवाओं के बीच में ये कौन जहर घोल रहा है? इसका जिम्मेदार कौन है? इन बहुत सारी खबरों पे हम आज जिक्र करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, जल्द हाजिर होते हैं और रिपोर्ट द रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि पूरे दिन भर में कौन सी ऐसी खबरें हैं जो सुर्खियों में रही। बात हिमालय की करें तो आजकल हिमालय पे भी भूकंप आया है, और कुछ अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात करें तो भी लगातार भूकंप आ रहे हैं। ये भूकंप जोन जो है काफ़ी परेशान कर रहा है, जबकि हिमालय पे भूकंप आना, अगर आप कहें समझें तो भौगोलिक दृष्टिकोण के हिसाब से भी हम आपको रिपोर्ट के हिसाब से समझाएंगे। इस रिपोर्ट में दिखाएंगे कि वो भूकंप जोन कौन है, वहाँ पे कब कब भूकंप आते हैं, जलवायु परिवर्तन इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार है, कहाँ जलवायु परिवर्तन का नुकसान हुआ है और किस नुकसान की वजह से कितना भूकंप आ रहा है और आगे कहाँ आने की उम्मीद है। देखिए इस रिपोर्ट। हिमालय के नीचे महाविनाश, खतरे में करोड़ों लोगों की जान। भूकंप का टाइम बम, धरती के नीचे हलचल। वैज्ञानिकों की चेतावनी, पक्की है महातबाही। हिमालय में बड़े भूकंपों का खतरा, रिसर्च ने बढ़ाई चिंता। क्या होगा जब आप आधी रात को गहरी नींद में सो रहे हों और रात के सन्नाटे में अचानक जमीन फट जाए, किसी को भागने का मौका भी ना मिले और कुछ ही पल में सब कुछ तहस नहस हो जाए। एक ऐसा विनाशकारी भूकंप जिसकी कल्पना मात्र से ही रूह कांप जाती हो। दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली भूकंप शायद ऐसे ही आएगा। इसको लेकर वैज्ञानिकों ने भी चेतावनी दे दी है। लगातार 2 महीने से 20 से 25 बार लगभग जो है भूकंप के हल्के हल्के झटके महसूस किए गए, तो एक डराने वाला माहौल है। अगर मैं बात करूंगा कि आखिर ये भूकंप आ क्यों रहा है, भले अभी तक वैज्ञानिकों ने इसका निस्तारण नहीं कर पाया कि भूकंप आने के कारण क्या है, मगर जो लग रहा है जिस तरह लगातार कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, या पहाड़ों को काटा जा रहा है, या फिर पेड़ पौधों को जो है बार बार जो है इनका क्षतिग्रस्त किया जा रहा है और नए पेड़ नहीं लगाया जा रहा, जिसके कारण जो है जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके कारण जो है इस तरह के छोटे छोटे झटके महसूस किए जा रहे हैं। वैज्ञानिक पिछले कई सालों से हिमालय के नीचे छिपे एक बड़े खतरे को लेकर लोगों को आगाह कर रहे हैं। वैज्ञानिकों की माने तो यह खतरा एक भीषण भूकंप के रूप में सामने आ सकता है
और उत्तर भारत में भारी तबाही मचाने के लिए काफी है। वैज्ञानिक इस संभावित आपदा को ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक का नाम देते हैं। अनुमान है कि इसकी तीव्रता 8 या उससे अधिक हो सकती है। अमेरिका के प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक रोजर विल्हम ने चेतावनी दी है कि यह कोई कल्पना नहीं बल्कि भविष्य की एक निश्चित आपदा है। रोजर विल्हम का कहना है कि भारत हर सदी में तिब्बत की ओर करीब 2 मीटर खिसकता है, लेकिन इसका उत्तरी किनारा आसानी से नहीं खिसकता, बल्कि हिमालय के नीचे की परतें सैकड़ों वर्षों तक फंसी रहती हैं। जब ये परतें अचानक टूटती हैं तो तेज झटकों के साथ भूकंप आता है। यही कारण है कि वैज्ञानिक मानते हैं कि आने वाला भूकंप अब केवल वक्त का इंतजार कर रहा है। अर्थक्वेक से पहले, अर्थक्वेक के दौरान और अर्थक्वेक के बाद जो हमें हिदायत मिलती है उस तरह से हमें उसमें ये करना चाहिए, क्योंकि ये अर्थक्वेक प्रोन जोन है, इसमें अर्थक्वेक आएंगे। उत्तरकाशी में भी 2 महीने पहले कुछ छोटे अर्थक्वेक आ रहे थे। अभी पिथौरागढ़ में आया जो वेस्टर्न नेपाल में भूकंप है। तो इसमें सावधान रहने की ज़रूरत है। या हमें एक देखना होगा कि जो वल्नरेबल हमारी कंस्ट्रक्शन है, घर हैं, उनका थोड़ा सा ध्यान रखें कि उनके उसमें ना रहें, ताकि अर्थक्वेक प्रोन जोन है। और उसी तरह से हिदायत रहती है। 28 मार्च को म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। इस विनाशकारी भूकंप में करीब 3000 लोगों की जान चली गई, जबकि 5000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस भूकंप का प्रभाव सिर्फ म्यांमार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पड़ोसी देश थाईलैंड में भी 17 लोग इस तबाही से मौत की नींद सो गए। अब सवाल यह उठता है कि क्या म्यांमार में आया यह भूकंप हिमालय में छिपे संभावित खतरे का संकेत है? वैज्ञानिक मानते हैं कि क्षेत्र में टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है। एक नई स्टडी में सामने आया है कि भारतीय प्लेट जो पिछले करीब 6 करोड़ सालों से यूरेशियन प्लेट से टकरा रही हैं, अब डेलेमिनेशन नामक प्रक्रिया से गुजर रही हैं। इस प्रक्रिया में प्लेट का घना और भारी हिस्सा पृथ्वी के भीतर स्थित मेंटल में समा रहा है। यही वजह है कि भारतीय प्लेट के अंदर एक गहरी और लंबवत दरार बन रही है, जो एक बड़ी महातबाही की आहट दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चंद रुपयों की लालच के लिए आपने चोरी सुना होगा, डकैती सुना होगा, जमीन बंटवारा सुना होगा, हत्या सुना होगा, लेकिन पैसे की लालच के लिए अपने दूध मुही बच्चे को अगर कोई बेच दे तो ये कैसी लालसा है उस रुपए को लेकर के कि आप क्या सोच सकते हैं। और उस माँ बाप ने कैसे उस बच्चे को बेचा, कितनी निर्दयी होगी वो माँ जो अपने बच्चे को पैसे की लालच के लिए बेचता है। तो गरीबी जो एक शब्द जुड़ के आता है, गरीबी के लिए इंसान क्या करता है, उसका ज़मीर कहाँ ख़त्म हो जाता है, देखिए इस रिपोर्ट। माँ बाप ने बेटी को 5 लाख में बेचा। खरीदार ने घर ले जाकर की दरिंदगी। नाबालिग की दर्द भरी कहानी। एक माँ जो अपने बच्चों को अपने आंचल के छांव में रखना चाहती है। एक बाप जो अपने बच्चों को हर खुशी देने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। वही माँ बाप दोनों ने वो कर दिखाया जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप जानेंगे तो आपके आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे, आपका कलेजा फटने को होगा। एक बेटी जिसने केवल यौवन के संसार में पहला कदम रखा ही था कि रुपयों के खातिर इनके लालची माँ बाप ने अपनी फूल सी बेटी को बेच दिया। 13 मार्च को शाम को मेरे मम्मी दाल चावल बनाई है, तो मुझे कहती थी तुम खाना खा लो, तो मैं कहती थी कि मैं नहीं खाना खाऊंगी, तो उसमें नशे की गोली खिला दी। मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलाने लगी तो मैं खा ली। तभी मुझे चक्कर नींद आने लगी। तभी कमलेश और करमवीर भी आ गए थे। वो लोगों लगन आ गए, मुझे कार में बिठा कर लेके चले गए। तब मैं वहाँ 2 दिन एटा ज़िले में पहुँच गई तो
करमवीर मुझे कहता, मैं उससे पूछा कि मैं यहाँ कैसे आई, तो वो कहता तो तुम्हारे माँ बाप को 5 लाख रुपए देकर आ, तुम्हें खरीद लिया। खरीद कर कौशाम्बी से एटा लाया गया। पीड़िता की माने तो तय प्लान के मुताबिक माता पिता ने पीड़िता को खाने में नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया और फिर आरोपी करमवीर और दलाल कमलेश के हवाले 5 लाख रुपयों में बेच दिया। बेहोशी की हालत में दोनों उसे कार में डालकर एटा ले गए, जहां आरोपी करमवीर ने पीड़िता के साथ 3 दिन तक बंद कमरे में दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। विरोध करने पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी और उसके साथ मारपीट भी की गई। दरअसल मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये एटा जिले के कोतवाली राजा का रामपुर इलाके का नगला गुलाल गांव है। यहाँ के रहने वाले करमवीर सिंह यादव पर कोतवाली करारी जनपद कौशाम्बी में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है, जिसके सिलसिले में कौशाम्बी पुलिस करमवीर सिंह यादव को उठाकर कौशाम्बी ले गई है। जानकारी ये मिली है कि करमवीर सिंह यादव ने एक बिचौलिए के माध्यम से अनुसूचित जाति की 13 वर्षीय बालिका को 5 लाख रुपए का लालच देकर उसके माँ बाप से खरीद लिया। आरोप है कि माँ बाप ने लड़की को नशीला पदार्थ खिला के करमवीर सिंह और दलाल के हवाले कर दिया, जिन्हें बाद में वो आरोपी उस किशोरी को लेकर यहीं नगला गुलाल आया और उसके साथ गुपचुप तरीके से शादी रचा के उसके साथ 3 दिन तक लगातार दुष्कर्म किया। किसी तरह छूटकर किशोरी वापस कौशाम्बी पहुंची, लेकिन वहां पर माता पिता ने पैसों के चलते उसको अपनाने से इनकार कर दिया। बाद में किशोरी की बुआ के पहल पर किशोरी के द्वारा मंझनपुर इलाके के करारी थाने में आरोपी करमवीर सिंह यादव, किशोरी के माता पिता और दलाल के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ और अब इसी मुकदमे के चलते आरोपी पुलिस गिरफ्त में है। दरअसल एटा में कई दलालों का ऐसा गैंग सक्रिय है जो पैसे लेकर अधेड़ उम्र के व्यक्तियों की शादी करवाने का दावा करता है। ये दलाल पूर्वांचल के कुछ इलाकों के गरीब परिवारों को टारगेट करते हैं, उन्हें निशाना आते हैं और फिर उनकी नाबालिग लड़कियों को शादी के लिए बहलाते फुसलाते हैं और इसके लिए वो इनके माता पिता को भी पैसों का लालच देते हैं। जो दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं वो यहाँ लाखों में लड़कियों का सौदा करते हैं और नाबालिग लड़कियों को वहाँ से लाकर यहाँ किसी मंदिर में शादी करवा देते हैं। कई लड़कियाँ वापस जाकर ऐसे अपराधों के खिलाफ अपने अपने जिलों में अब तक मुकदमे दर्ज करवा चुकी हैं, तो कई लड़कियाँ अपनी तकदीर को यही सब मानकर आज भी अधेड़ व्यक्तियों के साथ अपना जीवन बसर कर रही हैं। पिछड़े इलाकों में सक्रिय सिंडिकेट गैंग। वहीं एटा में मानव तस्करी का ये पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी 2023 में झारखंड की गिरिडीह पुलिस ने जैथरा इलाके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया था जो मानव तस्करी में शामिल थे। दरअसल एटा, कासगंज, फर्रुखाबाद और अलीगढ़ के अति पिछड़े इलाकों में ये सिंडिकेट गैंग सक्रिय है जो मानव तस्करी को अंजाम देते हैं। वर्ष 2021 में कासगंज के पटियाली इलाके में भी बिहार की सोनपुर पुलिस ने दबिश दी थी और एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई थी। हैरानी की बात यह है कि ये सभी मामले मानव तस्करी और जबरन शादी करने जैसे ही थे। एटा में मानव तस्करी का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी वर्ष 2023 में झारखंड के गिरिडीह थाने की पुलिस जैथरा इलाके से एक अधेड़ व्यक्ति और एक दलाल को गिरफ्तार करके ले गई थी। उसमें भी इसी प्रकार का आरोप था कि उसने 2 लाख रुपए में एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को खरीद लिया था और जैथरा इलाके में लाकर शादी कर ली थी। इस मामले में आरोपी के चंगुल से छूटने के बाद जब लड़की झारखंड पहुंची थी तो वहां जाकर उसने मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसके बाद आरोपी को यहां से गिरफ्तार कर झारखंड ले जाया गया था। ऐसे कई मामले एटा जिले में आ चुके हैं। मानव तस्करी के बढ़ते मामलों पर अब प्रबुद्ध वर्ग के बीच एक बहस छिड़ गई है कि क्यों आखिर लोग चंद पैसों के लालच में नौनिहालों के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। उनके उस जीवन को जिसमें वो अपने भविष्य को संजोने और संवारने का सपना देखते हैं, उसमें उन्हें शादी करके चंद पैसों के लालच में अंधेरे कुएं में झोंक दिया जाता है, जहां वो बस बच्चे पैदा करने और घर के कामकाज संभालने तक सीमित। एटा में बढ़ते मानव तस्करी के मामले बीते
कल कौशाम्बी पुलिस का राजा का रामपुर इलाके में आना और एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके ले जाना। पूर्व से भी ऐसे कई मामले आए हैं जहां मानव तस्करी की घटनाएं आई हैं, चाहे जैथरा इलाके में झारखंड के गिरिडीह पुलिस का छापामार कार्रवाई हो या फिर कासगंज जिले के पटियाली इलाके में बिहार की सोनपुर पुलिस की कार्रवाई हो। ऐसे में एक बात तो तय हो जाती है कि इस इलाके में एक ऐसा सिंडिकेट मौजूद है जो शादी न होने वाले या फिर जिनकी पत्नियां गुजर जाती हैं, ऐसे अधेड़ लोगों को शादी करवाने का लालच देते हैं, उनसे मोटी रकम वसूलते हैं और फिर पूर्वांचल तथा बिहार और झारखंड के ऐसे इलाके जहाँ के गरीब परिवार हैं जो अपने बच्चियों के लालन पालन में असमर्थ हैं, उनको लालच देके अधेड़ उम्र के लोगों से नाबालिग बच्चियों की शादी करवा देते हैं। इस पूरे प्रकरण में कानूनी जानकारी के लिए हमारे साथ रमेश चंद्र गोला जी मौजूद हैं। पहले डीजीसी रहे हैं। हम इनसे जानते हैं। सर, पहले तो बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पे। धन्यवाद। पूरा केस आपको लगभग समझ आ गया है। पहली प्रतिक्रिया क्या कुछ है ये? देखिए, केस के बारे में मैंने एफआईआर का अच्छी तरह तो अध्ययन नहीं किया है, धाराओं के बारे में थोड़ी जानकारी मैंने ली है। यदि नाबालिग किसी भी बेटी का या लड़की का उसकी बिना सहमति से या सहमति जो मान्य नहीं रखती है ले जाया जाता है, वो भी उसके माँ बाप को रुपए देकर और उसके साथ उसकी मर्जी के विरुद्ध यदि उसके साथ गलत काम रेप होता है या किसी के द्वारा जबरियां बलात्कार किया जाता है, तो वो जो बीएनएस की धारा 64 के कर दी गई हैं लगातार, उसमें अंतर्गत आएगा। और इस धारा के अंतर्गत क्योंकि पैसे लेकर के उसको लाया गया है, और यदि विवेचना होती है, जैसा कि लड़की कह रही है, उसकी बात मैंने सुना था कि जाकर के माँ बाप ने बेचा, 5 लाख रुपए में लिया है। माँ बाप कह रहे हैं जाइए, हमने तो 5 लाख रुपए लिए हैं। अब 5 लाख रुपए जब आदान प्रदान हुआ है और रुपयों की यदि रिकवरी हुई है, तो स्पष्ट है कि ये खरीद फरोख्त के उसमें आता है, जो एक मानव तस्करी के परिभाषा के अंतर्गत है। इसमें मतलब पूर्व आईपीसी की धारा 372-73 और नई जो धाराएं दी हुई हैं वो भी इसके अंतर्गत 143 बनवी के साथ साथ 127(2), 123, अब 123 में उसमें लगाया गया है। इसका मतलब है उस बच्ची को लाते समय उसे कुछ या तो जहर खुरानी जहर दिया गया हो या कोई नशीला पदार्थ खिलाया गया हो, जो आईपीसी की धारा 328 के अंतर्गत आता है। ऐसे तमाम हुए हैं मतलब, और ये सारी घटना उस बेटी के साथ घटित हुई है, तो ये तो गंभीर प्रकृति का अपराध है। और ऐसे अपराध के अंतर्गत तो सोमोटो मतलब वो ले करके कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए, चाहे उसमें कोई व्यक्ति हो। आपने पूर्व से कई राज्य की तरफ से कई केस लड़े हैं, कई अपराधियों को सजा भी दिलवाई है। ऐसे में यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कई बार जो खरीद के लाता है उस पर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन जो सिंडिकेट ये सब कर रहा है उस पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। ऐसे में जो ये एफआईआर हुई है, जो धाराएं लगी हैं, इनमें क्या जो बीच में दलाली का काम कर रहा था उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कोई बनती है? देखिए, बात और है, इसके बारे में मैं यूँ नहीं जानना चाहता हूँ, सारी विचार की है। जैसे कि मानिए सिंडिकेटों का काम होता है, दूर से ही पैसे वाले लोग होते हैं, वो काम को कराते हैं और उनकी कमीशनें होती हैं। अब जैसे कि माना जाए, आप सीधा ले लिया जाए 25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत, कहीं असला बनते हैं तो बनाने वाले तो पकड़े जाते हैं और ले जाए जाते हैं, कहाँ बिकते हैं वो नहीं पकड़े जाते हैं। तो ये तो एक विवेचना की मैटर है। मतलब जो पीड़िता नाबालिग है वो अपने बयान में ये कह रही है
कि अमुक व्यक्ति यानी जो दलाल है उसका नाम ले रही है कि वो मेरे घर आए, आके उन्होंने मेरे माँ बाप को पैसे दिए, मुझे जहरीला नशीला पदार्थ खिलाया और फिर कार में डाल के मुझे, यानी जो दलाल है वो और जो ये करमबीर अभियुक्त है जो पकड़ के गया, ये दोनों ले गए एटा। तो इसमें फिर अब जो दलाल है उसकी क्या भूमिका बनती है? देखिए, उसमें जो पीड़िता कह रही है कि ये लोग आए, तो ये आईपीसी की धारा 34 है, उसके अंतर्गत मैटर आता है। जैसे कि मान लिया जाए 3/5 जो बीएनएस की धारा है उसके अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए उसके अंतर्गत। तो इसमें ये नहीं है, मतलब क्या कहते हैं कि मतलब एक व्यक्ति जो लेके गया है या उसने बलात्कार किया है उसके साथ साथ ही है, तो जिसने जिसको मतलब आगे बढ़ाया है वो साथ लिबा के लाया है तो वह भी समान मतलब दंड का भागीदारी है। सेक्शन 3/5 बीएनएस यही कहता है, जो एक दंड 364A1 वाले को होगा वही दंड इसको भी होगा, मतलब बशर्ते उसने क्यों नहीं उससे गलत काम क्यों ना किया हो। लेकिन इस कार्य कराने में ऐसा मतलब मानव तस्करी कराने में उसका पूरा सहयोग है, तो सेम दंड का भागीदार वह भी। मानव तस्करी को विभिन्न तरीके से परिभाषित किया गया है। अब ऐसे में जो ये आरोप हैं, जो ये सेक्शंस पीड़िता की तरफ से लगाए गए हैं, अगर ये सच पाए जाते हैं तो इन आरोपियों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई संभावित है? क्या कुछ कार्रवाई सजा के दौरान माननीय न्यायालय की तरफ से हो सकती है? देखिए, माननीय न्यायालय किसी भी केस में कार्रवाई करता है तो वो सारी एविडेंस के ऊपर जाता है। अब ऑनरेबल कोर्ट में क्या एविडेंस होती हैं, क्या साक्ष्य दिए जाते हैं, यदि साक्ष्य विवेचना के आधार पर सही बैठेंगे तो 100% सजा होगी। करारी के रहने वाली एक नाबालिग लड़की के द्वारा थाने पर एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया था कि उसके माँ बाप के द्वारा उसको कुछ लोगों को बेचना और उनके द्वारा उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने की बात उनके द्वारा बताई गई थी। प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्र के आधार पर तत्काल पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। मौका पाकर भाग निकली पीड़िता। एक दिन 16 मार्च को मौका पाकर किशोरी दीवार कूदकर भाग गई और कौशाम्बी के करारी इलाके में स्थित अपने घर पहुंची और माता पिता को आप बीती बताई। लेकिन माता पिता ने पीड़िता को घर में घुसने की इजाजत नहीं दी और वापस एटा जाने का दबाव बनाया। थक हार कर किशोरी अपने बुआ के घर पहुंची और पूरी घटना बताई, जिसके बाद पीड़िता के बुआ और फूफा उसे लेकर करारी थाने पहुंचे और आरोपी कर्मवीर दलाल कमलेश और माता पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया। फिलहाल चारों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। शादी के बाद आपने सुना होगा कि दूल्हे के साथ कोई और फरार हो गया, साली फरार हो गई, ससुर जो है वो सास को लेकर फरार हो गया। लेकिन यहाँ मामला कुछ और है। शादी के 10 दिन पहले ही दूल्हे के साथ लड़की की माँ फरार हो जाती है। ये भी अपने आप में एक अचंभा कर देने वाला सवाल है। ये समाज है, इसे क्या हो गया है? कभी कोई किसी के साथ फरार हो जा रहा है, संबंधों का डोर नहीं देख रहा है, उम्र नहीं देख रहा है। ये कौन सा जज्बात है? किस ख्यालात में दुनिया जी रही है, या युवा कहें तो किस ख्यालात पे जी रहे हैं? ये कहाँ जा रहे हैं? ये जो भविष्य जिनके हाथ में टिका है, ये क्या करना चाह रहे हैं? देखिए ये पूरी स्टोरी इस घर में नौजवान खूबसूरत लड़की, आज के दिन उसकी शादी होने वाली थी। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। परिवार वालों के साथ लड़की की मां खरीदारी करवा रही थी। शादी का जोड़ा, गहने, सब कुछ खरीद कर घर लाया जा रहा था। होने वाली दुल्हन से लोग आमतौर पर सहेलियां मजाक करती, आपने देखा होगा। ठीक उसी तरह से शिवानी से भी लड़कियां उसके दूल्हे का नाम लेकर हंसी मजाक कर रही थी। इसी बीच घर की चौखट पर दस्तक होती और वो और कोई नहीं बल्कि घर का होने वाला दामाद था। शिवानी जब दरवाजे पर जाती है तो घर का होने वाला दामाद राहुल कहता है कि अंदर आने को
नहीं कहोगे। लिहाजा हर कोई दामाद की खातिरदारी में लग जाता है। कोई नाश्ते पानी के इंतजाम में लगता है तो कोई दामाद को बैठने को कहता। खैर, राहुल बैठता है, वहीं थोड़ी दूर पर उसकी सास भी बैठी होती है और शिवानी मन ही मन मुस्कुराती है कि राहुल उससे मिलने आया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अभी झोल में पोल तो बाकी थे। घर के बाकी लोग थोड़ी देर तक तो दामाद से हालचाल पूछते हैं और चले जाते हैं, लेकिन वहीं बैठी लड़की की माँ अपने दामाद को एकटक निहारे जा रही, जिसको राहुल अपने चोर नजरों से देख रहा था, या फिर यूं कहें कि दामाद जी अपनी निचली नजरों से सास को निहार रहे थे। लेकिन यहाँ पर रिश्ता तो सास और दामाद का था, इसीलिए किसी को कोई शक नहीं हुआ। सास और दामाद के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, जो घंटों तक चलता रहा। घर में सभी लोग शादी की तैयारियों में जुटे हुए थे, इसीलिए किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया। लगातार चलता रहा बातों का सिलसिला। शादी का दिन नजदीक आ रहा था, बातों का सिलसिला लगातार चल रहा था। घंटे 2 घंटे की बातचीत जो थी वो अब कई घंटे में तब्दील हो चुकी है। राहुल जितना अपनी होने वाली बीबी से नहीं बात करता था, उससे कहीं ज्यादा वो अपनी सास से बात करता। अब आई 6 अप्रैल की डेट, जो अभी हाल ही में गुजरा है। शादी को महज 10 दिन बचे। शादी के लिए दोनों ही परिवार के लोग तैयारी कर रहे थे। इसी बीच दूल्हा राहुल अपने घर से अपने कपड़े खरीदने के लिए पैसे लेकर निकलता है, लेकिन वो घर फिर वापस नहीं लौटता। घर के लोग उसकी तलाश करते हैं। कहीं कुछ पता नहीं चलने पर परिवार वाले परेशान होते हैं और सोचते हैं कहीं राहुल अपनी होने वाली ससुराल तो नहीं चला गया। ससुराल में खुला राज। लड़के के परिवार वाले लिहाजा लड़की के घर ये पूछने के लिए पहुंचते हैं कि वो कहीं यहाँ तो आया नहीं। हालांकि वो वहाँ पर गया ही नहीं था, तो लड़की वालों ने कहा कि वो यहाँ पर नहीं है। थोड़ी देर बाद लड़के वालों को वहाँ भी कुछ ठीक नहीं लगा, तो उन्होंने ये पूछ लिया कि आखिर बात क्या है। फिर जो खुलासा हुआ उसे सुनकर हर कोई हैरान था। बात ये थी कि लड़की की माँ भी ठीक उसी रोज घर से गायब थी, उसका भी कहीं पर कोई पता नहीं चल रहा था। फिर क्या, इन दोनों के गायब होने का तार खुद ब खुद जुड़ता चला गया। शिवानी ने उजागर किए माँ के कारनामे। वही घर में मौजूद शिवानी को न जाने किस काम से घर में रखी अलमारी को खोलना पड़ा। तब माँ के और कारनामों का पता चला। शादी के लिए जो गहने और रुपए रखे थे वो भी गायब थे। शिवानी ने कमरे से बाहर निकलकर सभी को बताया कि माँ के साथ शादी का दहेज भी गायब है। फिर क्या था, लड़की वालों को इन दोनों की घंटों बातें करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, सब कुछ समझ आ चुका था कि आखिरकार चक्कर क्या था। राहुल के गांव में फूटा लोगों का गुस्सा। वहीं सास संग भागे दूल्हे राहुल के गांव में भी लोगों के बीच उतना ही गुस्सा है। लेकिन राहुल के गांव वाले भी अपना देवी को ही कोस रहे हैं। उनका कहना है कि राहुल शरीफ लड़का है, सास ने ही उस पर जादू टोना किया है, जिस कारण वो उसके साथ चला गया। गांव के मुखिया दिनेश तो इसे वशीकरण का नाम तक दे चुके हैं। बोले राहुल सबकी इज्जत करता था, वो तो महज 20 साल का है। इस उम्र में सोचने समझने की इतनी शक्ति नहीं होती। सास ने ही उसे होली के दिन 2 ताबीज बांधे थे। पूरा मामला वशीकरण का है। राहुल भला 18 साल की लड़की को छोड़कर सास के साथ क्यों भागेगा? मैंने ही दिलवाया था राहुल को नया फोन। जितेंद्र ने कहा, मैं बस एक बार अपना देवी का चेहरा देखना चाहता हूँ, उसका फैसला भी फिर आगे मैं ही करूँगा। हमारे लिए तो वो वैसे ही मर चुकी है, घर तो हम उसे आने नहीं देंगे। राहुल ने मुझसे ही नया फोन मांगा था, मैंने भी उससे नया फोन दिलवा दिया, लेकिन उसी फोन से वो मेरी ही बीवी से बातें करता रहा, ये हमें नहीं पता था। दोनों एक दिन ये गुल खिलाएंगे, ये भी हमें नहीं पता था। अलीगढ़ में बेटी की शादी से पहले एक सास अपने होने वाले दामाद के साथ फरार हो गई है और पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही है।
आज फरार हुए लगभग 9 दिन हो गए और कल बेटी की बारात यानी बारात आनी थी और शादी की जो तैयारियां थी वो पूरे तरीके से हो गई थी। ऐसे में मैं उस गांव में हूं। देखिए मनोहरपुर ये गांव है। इसी गांव की जो महिला थी वो अपने होने वाले दामाद के साथ फरार हो गई और देखिए चर्चा तमाम तरीके के चर्चे भी हो रहा है। तो ऐसे में देखिए ये तमाम महिलाएं हैं गाँव की और जिक्र यानी जो जिक्र चल रहा है उन्हीं मोहतरमा के लिए चल रहा है जो अपने दामाद के साथ फरार हो गई हैं। तो ऐसे में देखिए महिलाओं से बात करना भी बेहद जरूरी है। ये बताइए आज कल शादी होनी थी, ऐसे में वो चली गई, अब आप क्या सोच रही हैं, किस नजरिए से देखती हैं? अब क्या सोच रहे हैं, जब लड़का ही ना है तो शादी कौन साथ होगी वह लड़की की। तो अब कहूँ हाल ही तो लड़का ढूंढो ना जा रहा सो कर देवा की शादी। अब क्या कहते हैं बाने तो करो सो अच्छा ही करो। चीज लेके भाज गई, पैसा टका लेके भाज गई तो काहे तो ब्याह करेंगे। आपका गांव था, काफी अच्छी छवि थी, गांव की अलग पहचान थी। अब ऐसे में ये तस्वीर आई है तो इस तस्वीर को लेकर आप किस नजरिए से देखती हैं? क्या मतलब आपकी कैसा महसूस कर रही हैं अपने आप को? कैसा महसूस कर रहे हैं, गंदी औरत है तो गंदा ही महसूस कर रहे हैं। ये अच्छा थोड़ी किया है। आप लोगों को शर्म लग रही है? वो और शर्म ना लग रही, पूरे गांव की नाजायज बात जा रही है। चाहे कोई जात सही, गांव तो गांव ही है, चाहे कोई जात सही। अम्मा अब तक तमाम आपने किस्से सुने होंगे कि लड़की शादी से पहले चली गई और कई बार किस्से अलग अलग तरीके के, लड़की की जो बड़ी बहन थी वो चली गई। अब पहली बार ये जो सामने आ रहा है, आप क्या कहेंगी? यही कह रहे हैं कि भैया ये बात है हमारी गांव की। जब हम वोट देते हैं तो आज मोती पर जे हेरो का जी अत्याचारों कैसे बचे रहे। फिलहाल पिछले 10 दिन से फरार चल रहे दामाद और सास को पुलिस ने बरामद कर लिया है। अब इस सब के बीच लोगों के जहन में तमाम सवाल उठ रहे हैं कि कब तक लोग रिश्तों का मजाक बनाते रहेंगे, कब तक लोग अपनों के बसे बसाए संसार में आग लगाने का काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। जमुना सफाई आजकल आप सुर्खियों में देखें बनी हुई है। बीजेपी दिल्ली जो है चुनाव इसी यमुना के नाम पे लड़ती है। केजरीवाल अब तक बिजली बिल पे, पानी पर चुनाव लड़ते थे, अस्पताल पे लड़ते थे, शिक्षा पे लड़ते थे, लेकिन इस बार केजरीवाल को ये उम्मीद नहीं था कि एक जल उनके जीवन में कलह बना देगा और कलह ये साबित हुआ कि सरकार चली गई। और आज स्थिति अगर देखने की बात करें तो जमुना सफाई के नाम पर लगातार मशीनें उतार दी गई हैं। नालों के जो पानी छोड़े जाते थे उस पर चेकिंग हो रही है। मशीनें की जगह जगह अगर आप देखें तो डंपिंग जोन जो वाटर बनाए गए थे उसको फ़िल्टर के रूप में भी मतलब मशीनें लगाई जा रही हैं। एक तरीके से आप कहें तो पूरी तैयारी जमुना को साफ़ करने की है। लेकिन जमुना साफ़ हुई कितना असर हुआ, अभी कितना काम करना है, देखिए इस रिपोर्ट में। नदी में जहरीला जार, यमुना नहीं साफ। इंडिया न्यूज की पड़ताल, कैसी है यमुना की हालात, अधिकारियों की लापरवाही, सफाई पर कागजी कार्रवाई। इंडिया न्यूज ने है ठाना यमुना को साफ बनाना। दिल्ली में यमुना नदी की सफाई के मुद्दे ने पिछले कुछ वक्त में खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन ये मुद्दा अब भी है और इसे लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। यमुना की सफाई को लेकर सवाल है कि क्या यमुना की सफाई महज कागजों पर हो रही है? क्या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट गलत रिपोर्ट दे रहे हैं? करोड़ों रुपए लगाने पर भी यमुना साफ क्यों नहीं हो रही? या फिर क्या पानी के जरिए लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है? ये ऐसे सवाल हैं जो हर दिल्ली वासी के दिल और दिमाग में गूंजते रहते हैं। यमुना की सफाई को लेकर इंडिया न्यूज की टीम ने एक्सक्लूसिव पड़ताल की और यमुना की सफाई से जुड़े ऐसे ही कई सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की। यमुना की सफाई पर सालाना कई 100 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, लेकिन हमारी टीम ने जो तस्वीरें दिखाई वो सरकार के हर दावे की पोल खोल रही और सिस्टम पर सवाल उठा रखे। वो सिस्टम जो मर चुका है, वो सिस्टम जो सिर्फ कागजी कार्रवाई जानता है, जमीनी नहीं। आज हम इसी सिस्टम की लापरवाही की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मेरी मौजूदगी इस समय यमुना घाट पे है और ये गाजियाबाद की सीमा में ये जो घाट है ये ठोकर नंबर जो है 8 है
क्योंकि यहाँ लगातार जिस तरीके से अभी अगर हम बात करें सफाई की, तो जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो मंशा है यमुना सफाई की, परंतु जो यहाँ के लापरवाह अधिकारी हैं उनके कारण ये यहाँ पे गंदगी फैली हुई है। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पे। जी, क्या नाम है आपका? हीरामन। अच्छा, ये हीरामन जी, यहाँ पे जो गंदगी है ये पहले नहीं थी, अभी देखने को मिल रही है? हाँ, नवरात्र के बाद सारे दुनिया जाकर के फेंकते हैं, हम लोग पानी में से इकार बाहर फेंकते हैं इसको, गड्ढा खोद करके जलाते हैं, ढकते हैं इसको। अच्छा, ये जो है मैंने यहाँ सरकारी कोई नहीं आता देखने के लिए? कोई सरकारी के आदमी नहीं आता देखने के लिए, हम लोग मिल करके करते हैं सफाई। कभी कोई देखने नहीं आता? कोई देखने नहीं आता। यूपी के शहरों में बहती यमुना को साफ करने के लिए सीएम योगी अपनी मंशा जाहिर कर चुके हैं। नदी को साफ करने के लिए अधिकारियों को सख्त आदेश भी दे चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके न कोई कार्रवाई, न सफाई को लेकर कोई सुनवाई। बस कागजों पर आदेश है, निर्देश है, लेकिन कोई जमीन पर एक्शन नहीं जो यमुना को साफ कर सके, उसे आम जनता के लिए सुंदर बना सके, उसके पानी को इस्तेमाल के लायक बना सके। सीएम योगी के एक्शन के बाद भी किस तरह से अधिकारी लापरवाही बरत रहे, इसके लिए हमारे संवाददाता ने यमुना किनारे कुछ लोगों से बात की और जमीनी हकीकत को जाना। श्रीचंद जी, जो है यहाँ पे ये गंदगी देख के कैसा लग रहा है आपको? गंदगी देख के तो बुरा ही लग रहा है, जमुना किनारे फेंक के जाते हैं घाट में, खराब लग रहा है ना? हाँ, कोई मना करना भी मानता नहीं है। जी, और भी हैं साथी हमारे साथ यहाँ पे हैं, ये हम मंदिर की यहाँ रहते हैं, सफाई भी करते हैं। ये क्या नाम है? राजा कुमार। अच्छा राजा, ये गंदगी यहाँ पे लोग फेंकते हैं आके, जो है मना करने पे मानते भी नहीं है, बता रहे हैं तो तुम्हें करनी पड़ती है। कितना समझाऊं, समझता नहीं है, बुढ़वा है ये सब। अच्छा, नहीं मानते? फेंक के जाता है, नहीं जमुना में फेंक देता, हम लोग निकालता हूँ। यहाँ के आदमी क्या है, जल में फेंक के चले जाते हैं? हाँ, जल में फेंक के चला जाता है, हम लोग निकाल के बाहर फिर गड्ढा खून के झाँपता हूँ इसको। ये जो है ना घेला तेला, देख रहे हो, बहुत था सारा, बहुत था। हाँ, बहुत ज्यादा था। जी, आप भी रहते हो यहाँ पे? हाँ, बिट्टू कुमार। बिट्टू, हाँ। क्या बिट्टू, ये गंदगी देख के कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ जमुना मैया ऐसा पाई रहना चाहिए ना, तो कोई भी नहीं आते हैं सरकारी आदमी देखने के लिए भी। बिल्कुल, ये प्रशासन की बड़ी लापरवाही है, जिस तरीके से यहाँ जो है ये चारों तरफ गंदगी फैली हुई है घाट पे। तमाम सरकारी दावों के बाद भी यमुना में सफाई का नामो निशान नहीं। पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ने से लगातार जहरीला झाग दिखाई दे रहा है। सरकार की तमाम कोशिश के बावजूद गाजियाबाद में यमुना के घाट की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। ऐसे में स्थानीय लोगों की मांग है कि यहाँ भी जल्द से जल्द सफाई अभियान शुरू किया जाए, ताकि उन्हें भी गंदगी और बदबू से निजात मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। गुरुग्राम का आपने नाम सुना होगा। गुरुग्राम में एक मेदांता अस्पताल है, उसका भी नाम आपने सुना होगा। मेदांता अस्पताल, जी हाँ, हम इसलिए नाम ले रहे हैं, आज खुल करके नाम ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर माननीयों का इलाज होता है। लोगों के दिमाग में ये आता है कि पूरी सुविधाओं से युक्त है तो यहाँ इलाज होना चाहिए। बड़े लोग आते हैं, हो सकता है उसी लालच में रुपए की परवाह न करते हुए आदमी इलाज के लिए भटकता है। तो इलाज के सिलसिले में एक एयर होस्टेज पहुँचती है मेदांता अस्पताल और आईसीयू में भर्ती होती है। उसके साथ जो घटना घटती है, जो आरोप लगते हैं डॉक्टरों के ऊपर, देखिए क्या है आरोप, किसने किया उसके साथ ये दुष्कर्म या इस तरह की हिमाकत, पूरी कहानी इस रिपोर्ट में देखिए। शर्मनाक, शर्मनाक, शर्मनाक। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप। आईसीयू में भर्ती एयर होस्टेस के साथ यौन उत्पीड़न। दुनिया डॉक्टरों को भगवान मानती है और अस्पताल को जीवन रक्षा के लिए मंदिर, लेकिन कई अस्पताल से ऐसी खबरें आती हैं जहां अस्पताल मंदिर नहीं बल्कि शैतानों का घर लगता है। गुरुग्राम के नामी गिरामी अस्पताल मेदांता पर जो आरोप लगे हैं, उससे ऐसा लगता है जैसे यहां इंसानियत को भी वेंटिलेटर पर रख दिया गया। दरअसल यहां एक एयर होस्टेस के साथ आईसीयू में यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। पुलिस इस वक्त जांच कर रही है और अस्पताल ने पूरी तरह सहयोग का भरोसा दिया है। डॉक्टरों के इस मंदिर में हैवानियत के खेल की कहानी सुनकर सभ्य समाज का खून खौल सकता है। जरा सोचिए, कोई एयर होस्टेस वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है, शरीर बेसुध है, बोल नहीं सकती,
लेकिन अंतर्मन जगा हुआ है। इस महिला ने जो झेला वो आपको झकझोर कर रख देगा। अस्पताल का एक कर्मचारी उसकी बेबसी का फायदा उठाकर आईसीयू में वहशीपन की साजिश रचता है। आसपास खड़ी नर्सें इसे इग्नोर करती हैं या वो भी साजिश का हिस्सा हैं, ये जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन उनके वहां रहते उस महिला की आबरू पर हमला होता है। एयर होस्टेस सब कुछ जानकर भी कुछ कर नहीं पाती और उसके साथ हैवानियत का खेल खेला जाता है। 6 अप्रैल को हुई शर्मनाक घटना। मेदांता अस्पताल में यह शर्मनाक वाकया 6 अप्रैल का है। शुक्र मनाइए, अगर आरोप सच हैं तो एयर होस्टेस की जान बचने से मामला सामने आ गया, वरना किसी को घटना का पता भी नहीं चलता। जब 13 अप्रैल को वो डिस्चार्ज हुई तो उसने अपने पति से इस घटना का जिक्र किया। फिर अस्पताल बदला गया, एफआईआर दर्ज कराई गई। अस्पताल में क्यों भर्ती हुई एयर होस्टेस? फ्लाइट अटेंडेंट की नौकरी करने वाली ये महिला गुरुग्राम में ट्रेनिंग कर रही थी। इसमें स्विमिंग भी शामिल थी, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान वो डूब गई थी। बाहर निकालने पर सांसें तो चल रही थी, लेकिन शरीर में कोई हरकत नहीं थी। जब उसके हस्बैंड उसे मेदांता में एडमिट कराने गए तो उसे तुरंत वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। ये बात 5 अप्रैल की है और अगले ही दिन उसके साथ ये घिनौना कृत्य हो गया। आपको बताते हैं कि एयर होस्टेस ने शिकायत में क्या कहा है। मैं हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में वेंटिलेटर पर थी। उस दौरान मेल स्टाफ मेंबर मेरे प्राइवेट पार्ट छू रहा था। वहीं पास में खड़ी 2 नर्सें उसे रोकने के बजाय खड़ी होकर देख रही थी। जब मैंने पति को ये बातें बताई तो उन्होंने हॉस्पिटल बदलवा दिया। इसके बाद हमने पुलिस को शिकायत कर दी। मेदांता अस्पताल ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि वे पुलिस की जांच में पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन यानी अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अजय दुरानी का बयान क्या है, ये भी आपको बताते हैं। हमें मरीज की शिकायत के बारे में पता चला है। इस मामले में जांच में हम पुलिस को पूरा सहयोग दे रहे हैं। इस स्टेज पर आरोप साबित नहीं हुए हैं। जिस समय के दौरान आरोप लगाए गए हैं, हमने सभी संबंधित दस्तावेज और सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दे दिए हैं। हम जांच में पूरा सपोर्ट करेंगे। आपको बताते हैं अभी तक पुलिस ने इस मामले में क्या किया। एयर होस्टेस के मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज किए गए। एयर होस्टेस के बयान पर एफआईआर दर्ज की गई। मेदांता हॉस्पिटल के मेल स्टाफ मेंबर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। पहचान होने के बाद आरोपी केस में नामजद किया जाएगा। आईसीयू वार्ड में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कब्जे में ली। वार्ड के अलावा अंदर बाहर जाते रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी ली। ये हैरान कर देने वाला मामला है, जहां एक नामचीन अस्पताल मेदांता अस्पताल, वहां एक पीड़िता, एक पेशेंट जो कि एक गंभीर हालत में थी, उसके साथ अस्पताल के ही स्टाफ के द्वारा यौन उत्पीड़न किया जाता है। अस्पताल के द्वारा ही, अस्पताल के स्टाफ के द्वारा छेड़छाड़ की जाती है। ये कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाला मामला है। हालांकि गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि इस मामले में तमाम तथ्यों की जाँच की जा रही है, उसी अनुसार अगली कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पश्चिम बंगाल में अभी भी आग लगी हुई है और लगातार जो है मामला गर्म है। हिंसा भड़क रही है वक्फ संशोधन बिल को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं पड़ रही हैं और उस पर सुनवाई भी हो रही है। डेली सुनवाई का डेट भी मुकर्रर हो रहा है। बात ये हिंसा की है, कौन भड़का रहा है, समझने की कोशिश अगर कोई कर क्यों नहीं रहा है, अगर समझाया जा रहा है तो बात क्या घुस रही है, इनको भड़काने की कोशिश कौन कर रहा है, नुकसान क्या है, क्या सही तरीके से कोई कन्विंस नहीं कर रहा है, या फिर सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। आप पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर आपके समझ में आएगा कि हुआ क्या है। बंगाल में टेंशन, बांग्लादेश कनेक्शन, हिंसा में कट्टरपंथियों का हाथ, गृह मंत्रालय को मिले सुराग। कैसे की गई प्लानिंग, हिंसा में विदेशी फंडिंग, वक्त के खिलाफ उकसाया, हिंसा को भड़काया, बांग्लादेशी संगठन का प्लान, जन उठा बंगाल। वक्फ संशोधन बिल कानून बना तो पश्चिम बंगाल में उसके खिलाफ जारी आंदोलन ने हिंसा का रूप ले लिया। हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया, जमकर हिंसा भड़की और आगजनी हुई। इस हिंसा की आग कई लोगों ने अपने को खो दिया, कई लोग घायल हुए, जिसके बाद हिंसा का केंद्र रहे मुर्शिदाबाद से बड़ी संख्या में हिंदू परिवार ने पलायन शुरू कर दिया। कई शहरों में हालात बिगड़े तो राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक एक्शन में आई। गृह मंत्रालय ने भी तेजी दिखाते हुए फोर्स को बंगाल की सड़कों पर उतार दिया। मुर्शिदाबाद से लेकर सूती, शमशेरगंज, जंगीरपुर तक पुलिस के साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों का पहरा हो गया। चप्पे चप्पे पर निगरानी शुरू हुई तो गृह मंत्रालय के आदेश पर केंद्रीय जांच एजेंसियां भी छानबीन में जुट गई। जब रिपोर्ट सामने आई तो चौंकाने वाले खुलासे हुए,
क्योंकि बंगाल हिंसा के तार बांग्लादेश जाकर जुड़ने लगे। मुर्शिदाबाद हिंसा में बांग्लादेश के आतंकी संगठन का कनेक्शन सामने आया। केंद्र जांच एजेंसियों की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि हिंसा के पीछे बांग्लादेश की आतंकी संगठन अंसार उल बांग्ला टीम का हाथ है। भारत बांग्लादेश सीमा से सटे इलाकों में एबीटी के स्लीपर सेल सक्रिय हैं, जो लंबे वक्त से बंगाल को हिंसा की आंख झोंकने की योजना बना रहे थे। जांच एजेंसी से जुड़े सूत्रों की माने तो इस हिंसा की प्लानिंग लंबे समय से की जा रही थी। पिछले 3 महीनों में हिंसा को अंजाम देने के लिए साजिशों के जाल बुने जा रहे थे। साथ ही इसके लिए विदेशों से फंडिंग भी की जा रही थी। वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को भड़काकर और छात्रों के वेश में सीमा पार से युवाओं की घुसपैठ कराकर इस घटना को अंजाम दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इन बाहरी कट्टरपंथी की पहचान भी की जा चुकी है। इसके अलावा जांच एजेंसियों को ऐसे डिजिटल और वित्तीय ट्रांजैक्शंस के सबूत मिले हैं जो इशारा करते हैं कि हिंसा को अंजाम देने के लिए विदेशी सोर्स से पैसे भेजे गए। इन पैसों का इस्तेमाल भीड़ जुटाने, सोशल मीडिया पर भड़काऊ मैसेज फैलाने और जमीन पर संगठन बनाने में किया गया। बीएसएफ डिटेक्टिव डिपार्टमेंट ने बीएसएफ को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें कहा गया कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हाल ही में हुई हिंसा वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन से शुरू हुई। ये हिंसा बांग्लादेश स्थित चरमपंथी समूह जमात इस्लामी से प्रभावित थी। बीएसएफ का मानना है कि ये प्रदर्शन खुद से नहीं किया गया था, बल्कि बाहरी तत्वों की ओर से भड़काया गया था। अब सवाल ये उठता है कि बंगाल में हिंसा के पीछे क्यों बांग्लादेश उपद्रवियों के हाथ होना माना जा रहा है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह हिंसा का पैटर्न है। बांग्लादेश में हसीना सरकार के गिरने के बाद ढाका में लूट, हत्या और पुलिस पर हमलों का पैटर्न शमशेरगंज, सुती, रघुनाथगंज, धुलियान में देखा गया। बांग्लादेश की ही तरह हमले को लेकर योजना बनाई गई थी कि पुलिस को चारों तरफ से घेर लिया जाए ताकि उनके पास भागने का कोई रास्ता ही न बचे। ये भी ध्यान रखा जाए कि हमलावरों की संख्या हमेशा पुलिस बस से अधिक हो। बस उसी ब्लूप्रिंट की तरह जंगीपुर अनुमंडल के रघुनाथगंज में हमला हुआ तो पुलिस ने इसके पीछे के लोगों की पहचान भी अब शुरू कर दी है। वही खुफिया एजेंसियों के हाथ सुराग भी लगने लगे हैं। बंगाल में अगर वक्फ बोर्ड बिल का देखा जाए तो जो एक प्रदर्शन हो रहा है मुर्शिदाबाद की, जो एक बात की जाए, इसके पीछे के कारण एक नए निकल के आ रहे हैं। बयान दर बयान हुआ, राजनीति बढ़ी, ममता के ऊपर आरोप लगा, लेकिन इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी जो है उसको हमारे संवाददाताओं ने समझने की कोशिश की तो मामला कुछ और निकल के आया। क्या इसके पीछे आतंकी एंट्री का हाथ है या विदेशी जो गतिविधियां चल रही हैं उसका हाथ है? ये सारी चीज़ें आप इस रिपोर्ट में देखिए, फिर आपको लगेगा कि मामला क्या है। वक्फ के नाम पर जिन्होंने बंगाल को जलाया, विरोध के नाम पर जिन्होंने मुर्शिदाबाद को सुलगाया, आगजनी की, तोड़फोड़ की, पुलिस पर हमला किया, हिंदुओं को निशाना बनाया, उन दंगाइयों का इलाज क्या है? उन बवालियों की सजा क्या है? इस सवाल का जवाब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया। योगी ने बताया कि कैसे बंगाल की हिंसा रुकेगी, कैसे आगजनी थमेगी, कैसे दंगाई ठंडे होंगे, कैसे उपद्रवी पस्त पड़ेंगे। बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले 1 सप्ताह से चल रहा है। जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया? नहीं दिया। बड़ा बड़ा बात करते हो। कितने एनकाउंटर में मेरा मारा, एक भी रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते। दंगाइयों को ठंडा करने की योगी की नसीहत पर ममता तिलमिला उठी है, योगी के बयान पर बौखला उठी है। ममता ने योगी पर यह बयान तब दिया जब वक्फ कानून के विरोध में भड़की मुर्शिदाबाद की हिंसा के बाद वो पश्चिम बंगाल के इमामों से मिल रही थी, वक्फ कानून से लेकर मुसलमानों से बात कर रही थी और इस दौरान
केंद्र सरकार को आड़े हाथों ले रही है। और बंगाल में बीजेपी पोलराइजेशन करने चाहता है, जैसे हमारा गवर्नमेंट चला जाए और वो आने से आपको तो खाना भी बंद कर देगा। दिल्ली में देखा, বাঙালি এলাকায় মাছ ভাত বন্ধ, মাছ মাংস সব বন্ধ। ये लोग की दंगाई है। मोथाबाड़ी फराक्का शामशेरगंज में कम्युनल क्लास जो लोग किया है उनको बढ़ावा देना है। उनको ममता बनर्जी भड़का रहा है, दिल्ली जाओ, दिल्ली बंद करो। अरे दिल्ली तो यूपी होकर जाना पड़ेगा, जाओ ना दिल्ली। दिल्ली में, यूपी में, बिहार में ममता नहीं है, जाओ। नीतीश कुमार जी है, योगी आदित्यनाथ जी है। पश्चिम बंगाल में सियासी गलियारे का पारा चरम पर है और ये सियासी तपिश तब और बढ़ने लगी जब देश की सबसे बड़ी अदालत में वक्फ कानून को लेकर सुनवाई शुरू हुई। इस दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल ने दलील पेश की। उन्होंने नए वक्फ कानून की खामियां गिनाई। कपिल सिब्बल ने कहा, कानून के जरिए आस्था के अभिन्न अंग के साथ दखल अंदाजी की गई है। कपिल सिब्बल ने कहा कि नए कानून से सरकारी दखल बढ़ेगा। उन्होंने सवाल उठाए कि क्या अधिकारी तय करेंगे कि संपत्ति किसकी है। अनुच्छेद 26 का हवाला देते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ कानून मुस्लिम उत्तराधिकार का उल्लंघन है। वक्फ कानून धार्मिक मामलों में दखल है। सुप्रीम कोर्ट एक एक कर सबकी दलीलों को सुन रहा है, लेकिन वक्फ एक्ट पर सुनवाई के बीच सियासी गलियारा भी खूब तप रहा है। संविधान की कई धाराओं के ऊपर ओवरलैपिंग की गई है और जब ये ओवरलैपिंग की गई है तो हम लोगों ने आकर के न्याय के मंदिर में खड़े हैं, न्याय के मंदिर में ही गुहार लगाई और कहां जाएंगे। विपक्ष सुप्रीम कोर्ट से आस लगाए बैठा है, लेकिन सवाल है कि नए वक्फ कानून से आखिर इतनी दिक्कत क्यों है। क्या वक्फ के नाम पर मुसलमानों को भड़काया जा रहा है? क्या साजिश के तहत हिंसा के लिए उकसाया जा रहा है? क्या जानबूझकर बंगाल को सुलगाया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दिन भर की इसी तरीके की बड़ी खबरों के साथ हमारी टीम आपके साथ पल पल की जानकारी लेकर उपस्थित होती रहेगी। फिलहाल किसी बड़े अपडेट के साथ जल्द आपसे मुलाकात होगी। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।